मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमने आपको बीएड सेकेंड ईयर के कोड नंबर E401 के अंतर्गत अपनी पिछली लेक्चर में टॉपिक मापन और मूल्यांकन के विषय में मापन टॉपिक का अर्थ, परिभाषाएं और आवश्यक तत्व के विषय में जानकारी प्रदान की थी। उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो, वो जानकारी समझ में आ गई होगी। उसी के आधार पर हम आज आपको शैक्षिक मापन की विशेषताएं और सीमाएं, इनके विषय में अध्ययन कराएंगे। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था कि मापन का अर्थ क्या है। मापन किसी भी वस्तु के गुण और विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल आपको बताया था कि किसी व्यक्ति में क्या गुण है, इसकी शुद्ध जानकारी हमें मापन के द्वारा मिलती है। मापन का क्षेत्र अत्यंत सीमित है। मापन में अंक प्रदान किए जाते हैं। इन्हीं अंकों के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन होता है और यह मूल्यांकन मापन प्रक्रिया को गति देता है। जैसे आपको किसी कमरे की लंबाई मापनी है, उस लंबाई का मापन फीते के द्वारा आसानी से किया जा सकता है और बिना फीते के तो केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमने आपको बताया था कि मापन की कुछ परिभाषाएं जो प्रसिद्ध दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई हैं, जिनमें हमने आपको प्रमुख परिभाषाएं थॉर्नडाइक, मैकॉल और एस स्टीवंस के अनुसार बताई थी, जिनके द्वारा आपको मापन का अर्थ बताने का प्रयास किया गया था। इसी प्रकार हमने आपको मापन के आवश्यक तत्व, जिनमें शील गुण निर्धारण, व्यवहारों को निश्चित करना, शील गुणों को मात्रांकित करना आदि के विषय में हमने आपको बताया था। इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हुए आपको मापन की विशेषताओं के विषय में पढ़ाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट मीन्स शैक्षिक मापन की विशेषताएं। ये आज हमारा इसी टॉपिक के अंतर्गत नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। देखिए बच्चों, मापन में कोई भी शून्य बिंदु नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में आपको मापन करना है तो मापन में केवल और केवल यह कल्पित मान होता है, शून्य। मतलब किसी वस्तु के बारे में जब भी हम कोई व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी या रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमारा जो मान होता है वो हमेशा शून्य मान लेते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन हल करते हैं जिनमें कोई भी नंबरिकल अंक नहीं दिया होता, तो उसमें आप मानते हैं, माना a बराबर 0, b बराबर 2, इस तरीके से आप कल्पित मान कहते हैं इसको। जो अपनी कल्पनाओं के आधार पे हम मानते हैं उसको कल्पित मान कहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें, शिक्षा में मापन का केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि हम कभी भी छात्र की बुद्धि का संपूर्ण मापन नहीं कर सकते। इसके विषय में केवल हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में अगर 2 स्टूडेंट एक साथ खड़े हैं, ये 4 स्टूडेंट खड़े हैं, शिक्षक सबको एक समान पढ़ाता है, एक समान ज्ञान देता है, लेकिन शिक्षा के अंतर्गत केवल देख लेने मात्र से मापन नहीं किया जा सकता। देखने से केवल हम यही कह सकते हैं कि ये छात्र
की बुद्धि तीव्र है, इस छात्र की बुद्धि मंद बुद्धि है, इसकी सामान्य बुद्धि है, इसकी जड़ बुद्धि है, इसकी चेतन बुद्धि है। देखिए बच्चों, बुद्धि के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इनका मापन आप केवल देखने से नहीं कर सकते। देखिए, जब अध्यापक कक्षा में सभी छात्रों को एक समान पढ़ाता है, लेकिन सबके अंक एक समान नहीं आते, परीक्षा में सबके अंक अलग अलग आते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, उनमें सभी एक कलाकार के कई कई रूप आपको देखने को मिल जाते हैं। सभी का व्यक्तित्व, सबका कैरेक्टर अलग अलग होता है। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी अध्यापक एक कलाकार है। वो छात्र को अलग अलग तरीके से इस विषय में समझाने का प्रयास करता है, अपने अपने विषयों को अच्छी तरह बताने की कोशिश करता है, लेकिन ये छात्र की बुद्धि पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि कौन छात्र किस प्रश्न को किस प्रकार समझ रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि शिक्षा में मापन का केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि छात्र की संपूर्ण बुद्धि का मापन नहीं किया जा सकता, इसका केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि मापन की इकाइयाँ निश्चित नहीं होती। क्या कहा बच्चों? कि मापन की इकाइयाँ निश्चित नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका मान एक समान नहीं होता है। बच्चों, जो मापन की इकाइयाँ होती हैं ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित की गई हैं, लेकिन ये सभी व्यक्तियों पर एक जैसी या एक प्रकार से हम किसी के ऊपर भी प्रयोग नहीं कर सकते। इनका प्रयोग व्यक्ति की बुद्धि और विवेक पर निर्भर होता है। आपने एक क्वेश्चनियर मतलब एक प्रश्नोत्तरी मापन की इकाइयों की तैयार कर या तैयार करी कराई जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित है, वो आपने अप्लाई की। 10 छात्रों को क्लास कक्षा में क्रमवार बांट दिया। उसके बाद सभी अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर, सबके अलग अलग प्रश्नों के आधार पर, उस मापनी के अनुसार जो उत्तर सही है उसके अनुसार उनको मार्क्स दे दिए जाते हैं, नंबर दे दिए जाते हैं। सभी के नंबर एक समान नहीं होते, सभी के लिए वो प्रश्न कठिन नहीं होते और सभी के लिए वो प्रश्न सरल भी नहीं होते। तो सब अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उनको हल करते हैं, लेकिन सभी के अंक एक समान नहीं आएंगे, सबके अलग अलग मार्क्स होते हैं। इसी क्रम में नंबर 4 विशेषता है, मापन अप्रत्यक्ष है, अर्थात हम व्यक्ति की उपलब्धि का मापन सीधा न करके उसके व्यवहार और कार्यों के माध्यम से करते हैं। ऐसे ही करते हो ना बच्चों, कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, उसके बारे में ऐसे ही अंदाज़ा लगा लिया कि ये व्यक्ति तो ये कार्य कर सकता है, इस कार्य के लिए निपुण नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार जैसे बिजली की पहचान एक पंखा चलने पर होती है, इसी प्रकार व्यक्ति की उपलब्धि का मापन उपलब्धि परीक्षण के द्वारा किया जाता है, न कि उसको बाह्य रूप से देखकर। इसी क्रम में 5वां पॉइंट है विशेषताओं में, मापन द्वारा जो भी परिणाम आते हैं वो शुद्ध, वैध एवं विश्वसनीय होते हैं। क्योंकि जो भी मापनी है बच्चों, वो किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा या फिर किसी विद्वान के द्वारा पहले प्रमाणित की जाती है, तभी उसको अप्लाई किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं, ऐसी बहुत सारी मापनी हैं जिनके द्वारा व्यक्तित्व का, बुद्धि का मापन सरलता से किया जा सकता है। इसी क्रम में 6वां पॉइंट है आपका, मापन व्यक्ति, छात्र, वस्तु इत्यादि के मूल्यांकन में सहायक है। मापन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन कर सकते हैं, किसी भी छात्र का मूल्यांकन आसानी से कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का मूल्यांकन सुगमता के साथ किया जा सकता है। इसी क्रम में नंबर 7 पॉइंट में विशेषताओं में, मापन का प्रयोग आत्मनिष्ठ की अपेक्षा, मतलब
इंडिविजुअल की अपेक्षा अधिक मितव्ययी है। देखिए, मापन का जो प्रयोग है वो आत्मनिष्ठ न होकर वस्तुनिष्ठ होता है। जिस चीज़ के विषय में, जिस वस्तु के विषय में आप जानकारी ले रहे हैं, उसी के अनुसार आपको मापनी का निर्धारण करना होता है। तो जब आप उसका मापनी का निर्धारण करेंगे तो वो अधिक मितव्ययी हो जाएगा। अगर आप मापनी का सिलेक्शन मतलब चुनाव गलत कर लेते हैं तो वह कार्य फिर मापन मितव्ययी नहीं होगा। ये थे बच्चों शैक्षिक मापन की विशेषताएं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक मापन की सीमाएं, लिमिटेशंस मतलब दोष। लिमिटेशंस जो होती हैं बच्चों, इनको दोष भी कहा जाता है। अब इस मापनी के, शैक्षिक मापनी के क्या दोष हैं, जिसमें पहला दोष है आपका, मापन का क्षेत्र अत्यंत संकुचित एवं सीमित होता है। क्या कहा बच्चों कि मापन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत संकुचित मतलब छोटा और सीमित होता है। सेकंड, अब ये संकुचित और सीमित क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि मापन के क्षेत्र में जो भी मापनी हैं, जो भी टेस्ट हैं, वो अभी बहुत कम हैं और सभी टेस्ट रिलायबल, विश्वसनीय नहीं हैं और इनका जो क्षेत्र है बहुत सीमित है। नंबर 2 पर आया है कि मापन का प्रयोग वस्तुनिष्ठ होता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि मापन के अंदर जो मापन की प्रश्नावली है या फिर उसका जो प्रश्नोत्तर हैं वो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। इनमें विचार संकुचित मात्रा में होते हैं। क्या होता है बच्चों कि मापन का प्रयोग वस्तुनिष्ठ होता है और इसमें विचार संकुचित मात्रा में होते हैं। मतलब इसका अर्थ यह है कि मापनी के अंदर जो प्रश्नोत्तरी होती है वो केवल उसका उत्तर हाँ या ना में या केवल एक शब्द में देना होता है। इससे क्या होता है कि विचार संकुचित हो जाते हैं और आप उसे अपने विचारों में या अपनी तरफ से लिखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। केवल कम विचारों में ही उत्तर देना होता है। इसी में तीसरा दोष है इसका कि मापन के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में, मापन के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या कहा बच्चों इसने कि मापन के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में मात्र सूचनाएं मिलती हैं, पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। अब 10 प्रश्न यदि एक क्वेश्चन ईयर में है या 50 प्रश्न हैं, केवल वो 50 प्रश्नों से संबंधित जानकारी उस व्यक्ति के विषय में आपको प्रदान की जाएगी, न कि उसके संपूर्ण चरित्र के बारे में या व्यवहार के बारे में आपको जानकारी मिले। नंबर 4 लिमिटेशन है, इसकी दोष है, सीमा है, मापन के अंतर्गत। क्या कहा बच्चों कि मापन के अंतर्गत हम जिन गुणों का मापन करते हैं वे अमूर्त होते हैं। व्यक्ति के जो गुण हैं बच्चों वो अमूर्त होते हैं, मूर्त नहीं होते। अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देते। हर व्यक्ति के गुण आंतरिक होते हैं, बाह्य नहीं होते बच्चों। तो जो आंतरिक होता है वो दिखाई नहीं देता, वो केवल अमूर्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्तित्व, शिक्षक, मनोचिकित्सक, मार्ग निर्देशन, सभी के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। आपको एग्जाम्पल में बताया है कि व्यक्तित्व शिक्षक का हो, चाहे चिकित्सक का हो या मार्ग निर्देशक का हो या मार्गदर्शन का हो, इन सब का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और ये सब एक दूसरे से अलग होते हैं। शिक्षक का क्या कार्य है बच्चों? शिक्षक का कार्य है शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को उन्नति के पथ पर ले जाना और सही मार्ग दिखाना। और मनोचिकित्सक या चिकित्सक का कार्य है कि रोगी को रोग से निदान कराना, उसको जो उसके अंदर रोग है, जैसे किसी को बुखार हुआ है, किसी को खांसी, किसी को नज़ला,
उससे संबंधित दवाई देकर उस रोग का निवारण करना चिकित्सक का कार्य है। मार्ग निर्देशन करना, किसी भी व्यक्ति को यदि मार्ग का नहीं पता है तो वो किसी से पूछ लेता है कि मुझे दिल्ली जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं, तो जो व्यक्ति उसको बताता है वो उसका मार्ग निर्देशन कर रहा है। सभी के अपने अपने दृष्टिकोण हैं, परिणाम स्वरूप इसका मापन इतना ठीक नहीं होता जितना भौतिक मापन होता है। भौतिक मापन कहते हैं बच्चों, जो मापन दिखाई देता है उसको भौतिक मापन कहा जाता है। इसी के अंतर्गत नंबर 5 आता है, मापन के अंतर्गत मापी जाने वाली विशेषताओं का अभौतिक, अस्थिर तथा परिवर्तनशील होना मापन की प्रमुख सीमा है। बच्चों, मापन के अंतर्गत क्या होता है कि अभौतिक मतलब जो दिखाई नहीं देती वस्तु, जैसे व्यवहार है, चरित्र है। अस्थिर जो समय समय पर परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तनशील को अस्थिर कहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। ये इस मापन की मुख्य सीमा है कि समय समय पर मापन बदलता रहता है, व्यक्ति का व्यवहार बदलता रहता है। आज हमने व्यवहार का मापन किया, 4 दिन बाद व्यक्ति का व्यवहार ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। परिस्थिति और वातावरण के अनुसार ये हमेशा बदलता रहता है। तो जब ये बदलता रहता है बच्चों, तो इसका मूल्यांकन करना बहुत जटिल कार्य है, इतना सरल कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, आज आपको जो पढ़ाया गया आप इसको नोट कीजिए, अपनी नोटबुक पर लिख कर लेकर आइए, चेक कराइए, और इसमें जो आपको समझ में नहीं आ रहा अपनी समस्या को लेकर विद्यालय आइए, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी टॉपिक से संबंधित आगे जानकारी देंगे। थैंक यू।